मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से भी पहले एक अवेंजर्स की टीम थी। इन हीरोज ने एक्शन, ड्रामा वो सब कुछ दिया जो एक सुपर हीरो यूनिवर्स देता है। मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स अर्थ माइटिएस्ट हीरोज की। इसके 2 सीजन थे और हर एक एपिसोड पावर पैक्ड था। ये अंडररेटेड मास्टरपीस वाकई प्यार के हकदार है। और अगर आप इस समय भी इसे कंपेयर करोगे डिज्नी मार्वल के कंटेंट से, तो ये उनसे अभी भी बहुत बेहतर है। ऐसा क्या था इसमें और आपको ये क्यों देखना चाहिए, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सन 2008 मार्वल एनिमेशन ने ये सोचा चलिए अवेंजर्स को एनिमेशन में लाते हैं। और यहाँ सिर्फ अवेंजर्स की बात नहीं थी, कॉमिक्स यूनिवर्स के सभी बेहतरीन सुपर हीरोज को दिखाना था, जिनमें अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर तो होते ही, जैसे आयरन मैन, वास्प, हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हॉकाई और एंटमैन। वहीं बाद में ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल, फैंटास्टिक फोर, वुल्वरीन, स्पाइडरमैन और भी कई सुपर हीरोज थे जो लगातार दिखते रहे। ये सारे काम हो रहे थे एमसीयू से पहले, उस समय जब किसी ने भी लाइव एक्शन में एमसीयू के कैरेक्टर को नहीं देखा था। फिर 2009 में डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया, जो मार्वल के लिए बहुत जरूरी भी था। डील के बाद डिज्नी और मार्वल एक नतीजे पर आए और डिज्नी ने यह फैसला लिया कि 2010 में इस सीरीज को लॉन्च कर दिया जाएगा। और फिर 10 अक्टूबर 2010 में, मेरा मतलब 10/10/10 में, ये शो डिज्नी XD पर रिलीज हुआ। शुरुआत में ये शो सभी के लिए एक ऐसा लग रहा था कि बच्चों के लिए कोई नया कार्टून आया है। एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में कुछ एपिसोड्स लगे और शुरुआत में थोड़ा टाइम लिया अवेंजर्स की दुनिया को समझाने के लिए। फिर इसके बाद जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़े, लोगों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि कुछ साल बाद हम इसको लाइव एक्शन में विटनेस करने वाले हैं। वहीं जो इस सीरीज के मेकर थे वो इसकी कहानियों को कॉमिक एक्यूरेट रख रहे थे, जैसे द न्यू अवेंजर्स ब्रेकआउट। वहीं कैरेक्टर्स के साथ ये कहानियां भी रखी गयी कि जब वो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे तो हम उन्हें पर्सनल लेवल पर जान सके। वहीं बात रह गई एक्शन की, तो ये जब शुरू होता है तो वाकई हिट करता है। और यही सारी चीजें इस सीरीज के बेहतरीन एलिमेंट्स में से एक है। इसके अलग कैरेक्टर्स ने भी अपने आप को छोड़ा नहीं है और जितने भी कैरेक्टर्स हमें इस सीरीज में दिखाए गए हैं, उनके साथ उनकी एक अलग ही स्टोरी देखने को मिलती है, जो लगातार और भी इंटेंस हो जा रही थी हर एक इवेंट के बाद। जैसे टोनी स्टार्क को इस सीरीज में दिखाया गया, जैसे वो जीनियस पैसे वाला तो है ही, साथ ही घमंडी और गुस्सैल भी है। टोनी का पर्सोना कुछ ऐसा है कि उसे लगता है कि इस कमरे में उससे स्मार्ट आदमी कोई नहीं है, और यही चीज टोनी स्टार्क को रियल बनाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका AKA स्टीव रॉजर्स, इस कैरेक्टर ने पूरी सीरीज में एक अलग ही जान डाल दी। यहाँ इस कैप्टन अमेरिका को वो मिला जो एमसीयू ने अपने कैप को एंड गेम में दिया। कैप्टन के देशभक्ति वाले मुद्दे को कम किया और सारा फोकस इस चीज को दिया कि कैप अपनी टीम के लिए एक मोरल कंपास जैसा काम करते हैं। इसीलिए कैप एक होपफुल वाइब और बी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखाई देते हैं। कैप का ये भी मानना है कि सही काम करने के लिए हमेशा कोई ना कोई तरीका होता ही है, और हाँ, एक बिलीफ सिस्टम भी कि सब कुछ सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला कैरेक्टर आता है थॉर। इस शो में जो थॉर के साथ अंतर्द्वंद दिखाया गया है, ये चीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर से दूर कर दी गई। थॉर का ये पूरा आर्क जो हमें इस शो में देखने को मिला है, वो थॉर के एक आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। मिडगार्ड के लिए उसका प्यार और एसगार्ड के लिए उसका कर्तव्य, इन दोनों के बीच में थॉर कैसे फंसा हुआ दिखाई देता है, ये आप इस शो में क्लियर देख सकते हो। थॉर की वाइफ कुछ ऐसी है कि उसे अर्थ पे रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे फिर भी चुनना पड़ता है। और यही चीज इस कैरेक्टर को और भी अट्रैक्टिव बना देती है कि कैसे एक गॉड ह्यूमंस और उनकी इन्वेंशन के साथ डील कर रहा है। और इसीलिए थॉर की तरफ से भी ये देखने को मिलता है कि उसे अर्थ की परवाह तो है ही, साथ ही वो अपनी टीम की भी परवाह करता है। इसके अलग आपको ये लगता है कि एमसीयू ने हल्क के साथ न्याय नहीं किया है, तो इस शो के हल्क को देखना। इस शो में हल्क अपनी पूरी पावर के साथ है और एमसीयू की तरह नहीं जहाँ उसे रेडकॉन कर दिया है। और ब्रूस बैनर और हल्क के बीच में जो कन्वर्सेशन है, उसको तो आपने एमसीयू में कभी देखा ही नहीं है। ये बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि ये दोनों कोई दो पहलू नहीं है, बल्कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक शरीर में दो लोग जो एक दूसरे के ब्रेन से सीख रहे हैं। वही जो ब्रूस बैनर ट्रांसफॉर्म होता है हल्क में, और इसका जो एनिमेशन है ये लाजवाब है। वहीं अवेंजर्स टीम में वास्प का भी रोल काफी अहम है। इसे ऐसा दिखाया है कि ये सभी मेंबर्स के साथ एक गहराई से जुड़ी हुई है। कॉमिक्स की तरह यहाँ पर वास्प बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है और फनी है, और ये चीज भी एमसीयू में हमें नहीं दिखी। फिर अगला कैरेक्टर आता है एंटमैन, जिसे इस शो में काफी जीनियस दिखाया गया है। एंटमैन के इसी जीनियस पंती को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और अंत में ये थोड़ा इस चीज से पागल हो भी जाता है। इस पागलपन में येलो जैकेट सूट का भी हाथ था, लेकिन उससे भी पहले एंटमैन के अंदर ये पागलपन भर रहा था। वही वॉर मशीन, द थिंग, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, वुल्वरीन, फैंटास्टिक फोर फैमिली, कैप्टन मार्वल के साथ क्रीस स्क्रल वॉर,
जो अब शायद हमें एमसीयू में नहीं देखने को मिले। वहीं स्पाइडरमैन भी देखने को मिल जाता है जे जोना जेमसन के साथ। जे जोना जेमसन को हमने अभी तक अवेंजर्स की बुराई करता नहीं सुना है, लेकिन इस सीरीज में इसी एलिमेंट को कई सारी चीजों के साथ जोड़कर दिखाया गया है। और इस डेली बीगल में बैटी ब्रांट और ये काले भाई साहब भी देखने को मिलेंगे। आपको ये एरिया देखने में ऐसा लगेगा कि आप टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन मूवी देख रहे हो। वही स्पाइडरमैन के कैरेक्टर ने एक हीरो बनने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, ये सीरीज उस चीज को भी दिखाती है। एमसीयू के 616 के स्पाइडरमैन की तरह हर किसी की किस्मत नहीं है बाकी स्पाइडरमैन की कि उसे टोनी स्टार्क, शील्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज और एक ऐसी बैटल में हिस्सा लेने को मिले जहां उस यूनिवर्स के सबसे बड़े सुपर हीरोज हो। वही शो के स्पाइडरमैन को ये भी साबित करना था कि वो एक हीरो है। कॉमिक से इस कैरेक्टर को जैसा अडेप्टेशन दिया गया, इसमें कोई कमी नहीं दिखती। ये परफेक्ट स्पाइडरमैन है जैसा इसे कॉमिक्स में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इतना परफेक्ट स्पाइडरमैन था तो इसे आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया। तो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि जब इस सीरीज में इस स्पाइडरमैन को दिखा दिया गया तब इसके आगे भी स्पाइडरमैन की कहानी को दिखाने वाले थे, और ये कहानी होती एकदम नए एनिमेशन शो के अंदर। 2008 में जब डिज्नी और मार्वल के बीच में डील हुई तब इन्होंने सोनी के साथ स्पाइडरमैन के राइट्स पर बात की और तब डिज्नी को स्पाइडरमैन पर एक एनिमेटेड सीरीज बनाने के राइट्स मिले। वहीं उस समय एक और शो पे काम हो रहा था जिसका नाम था स्पेक्टिकुलर स्पाइडरमैन, उसको कैंसिल करना पड़ा। और हाँ, यही वो सीरीज होती जहां वो स्पाइडरमैन दिखाया जाता जो अर्थमैटिस्ट हीरो में देखने को मिला था। साथ ही उस समय एक और स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज पे काम हो रहा था जो थी द अल्टीमेट स्पाइडरमैन। उधर सोनी और मार्वल के बीच में स्पाइडरमैन के राइट्स को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर डिज्नी ने उस शो को रद्द किया और अल्टीमेट स्पाइडरमैन की एक नई सीरीज हमें दे दी। इसके बाद स्पाइडरमैन का यूनिवर्स भी एक्सपेंड होना था और तब हमें मिला अवेंजर असेंबल। फिलहाल इस सीरीज में हमें फैंटास्टिक फोर फैमिली को भी दिखाया गया। साथ ही अवेंजर्स के साथ इस फैमिली का कैसा कनेक्शन है वो भी हमें साफ दिखाई देता है। देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन कैरेक्टर्स को जानबूझ के इसमें भरा गया है। आप हल्क और द थिंग के बीच की केमिस्ट्री ही देख लो। हल्क थिंग के सामने जब भी होता है इन दोनों में बस यही लगा रहता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हल्क बैटल के बीच में ही द थिंग की टांगे और हाथों को पकड़कर रोबोट्स के ऊपर पटकने लगता है। यहाँ सीरियस फाइट चल रही है और ये दोनों अपने ही मुद्दे सुलझा रहे हैं। खैर, ये थी दो पावर्स के बीच की लड़ाई। ऐसा ही सेम फंडा है दो माइंड्स के बीच की लड़ाई, जैसे अवेंजर्स से टोनी स्टार्क और फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड्स। इन दोनों के बीच की अगर आप बातें सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे से हारना नहीं चाहते। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर और आयरन मैन के बीच की बातें सुनी थी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर। सेम काफी कुछ यहाँ पर आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक के बीच में हुआ है। वहीं कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं सीरीज में जो इन अलग अलग टीमों को एक साथ लाके रख देती हैं। जैसे कभी कभी गेट टुगेदर पे पोकर खेलते हैं। वही वास्प और सू अपनी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को शेयर करती हैं। एक बात ये भी है कि सू को इस सीरीज में ज्यादा नहीं दिखाया, लेकिन ये ऐसा भी नहीं था कि उसकी कमी भी महसूस हुई हो। कुल मिलाकर इन सुपर हीरोज का भविष्य शानदार था, लेकिन सुपर हीरोज पैदा ही तभी होते हैं जब सामने सुपर विलन्स हो। चलिए अब इस सीरीज के कुछ बेहतरीन विलन्स पर बात करते हैं। तो कैंग द कॉन्करर भले ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतना इम्पैक्टफुल ना दिखाओ, लेकिन इस शो में आप कैंग को देखोगे तो आप ट्रू कैंग की पावर को समझोगे। मैंने पहली बार इस कैरेक्टर को इसी शो में देखा और तब से ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया। इस चैनल पर जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर कैंग को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कैंग की एक पावर है कि वो कहीं पर भी हाथ डालकर वेपन निकाल लेता है। ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिला ही नहीं, लेकिन इस शो में इसका भर भर के यूज किया गया है। कॉमिक्स में इस चीज को लेकर एक बेहतरीन स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी हमें लाइव एक्शन में भी देखने को मिले। तो मल्टीवर्सल टाइमलाइन के अंदर एक टाइमलाइन ऐसी भी थी जिसकी ब्रांच इससे कट के अलग थी, जिसे कैंग ने ही क्रिएट किया था इमॉर्टस को हराने के बाद वहां कैद करने के लिए। कैंग ने इसे नाम दिया वाइल्ड टाइमलाइन। पर इस टाइमलाइन में मिस्टर फैंटास्टिक के एक वेरिएंट थे और एंड ऑफ टाइम में जब सब लोग मारे गए तो सिर्फ बचे मिस्टर फैंटास्टिक। और जब इन्हें ये पता चला कि इनके टाइमलाइंस के साथ खिलवाड़ हुआ है तो कैंग से बदला लेने के लिए अपने खून को सेलेस्टियल के खून से बदला, डॉक्टर डूम को मारकर उसकी लेगेसी को अपने वश में लिया। ये मल्टीवर्स का पहला मिस्टर फैंटास्टिक है जिसने डॉक्टर डूम को मारा है। और बात यहाँ तक नहीं रुकी, इसने टाइम और रियलिटी स्टोन्स को अपनी आंखों में धसा लिया और अपनी ये टूटी हुई वाइल्ड टाइमलाइन को मेन टाइमलाइन में जोड़ने लगा। फिर कैंग यहाँ रोकने आया और अब ये जो मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर डूम है, इसने कैंग के इसी पावर को ब्लॉक कर दिया। कैंग की ये वाली जो पावर है कि हाथ डालकर कोई भी हथियार निकाल लेता है, ये बेस है पिम टैक पर, जिसको कैंग पिम स्पेस कहता है। ये एक तरह का पॉकेट यूनिवर्स है जहाँ कैंग के पास सारे हथियार हैं। साथ ही मल्टीवर्स के सबसे खतरनाक वेपन्स और ट्रॉफी को भी यहीं सजा रखा है। कैंग अपने न्यूरोकाइनेटिक आर्मर से इसको एक्सेस कर सकता है और वो एक पल में किसी भी सोच से कोई भी हथियार ला सकता है।
तो ये जो पिम स्पेस है वो हमें इस कैंग के साथ देखने को मिला, सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैंग के साथ नहीं। वही टेक्टोन पार्टिकल्स के बारे में मुझे इस सीरीज में पहली बार ही पता चला। ये एक ऐसा काल्पनिक पार्टिकल है फिजिक्स में जिसे कहा जाता है कि ये टाइम ट्रेवल कर सकता है। एंटमैन ने इस पार्टिकल को स्कैन करने के लिए अल्ट्रॉन से कहा और तब ये कैंग के पास पहुंचे। वही जब पहली बार कैंग को हीरोज के सामने लाया गया तब वो किसी भी ढंग से कमजोर नहीं लग रहा था। हमें एक पूरा एपिसोड इस चीज को समझने में दिया गया कि कैंग की अथॉरिटी किस ढंग से काम करती है। उसने हमारे सामने पूरी टाइमलाइन को स्टडी किया। वही हमने उसका पागलपन भी देखा जो अपने लगातार इंटरफेयर से दिखा रहा था कि वो कितना बड़ा खतरा है। और हाँ, जब ये सीरीज हमें डिज्नी एक्सडी पे दिखाई गई थी तब जो इसकी हिंदी डबिंग में रवोना थी वो हमें बताया गया कि वो इसकी बेटी है, लेकिन जब इंग्लिश में देखा तब समझ में आया कि यहाँ रवोना उसकी प्रेमिका है। और यहाँ इसकी ये प्रेमिका रवोना टाइमलाइंस में हुई कुछ गलती की वजह से फ्यूचर में मिट रही थी। कैंग इसी चीज को पता करने के लिए पास्ट में ट्रेवल कर रहा था और उसे रीजन मिला कैप्टन अमेरिका, क्योंकि आगे कैप्टन अमेरिका की वजह से स्क्रल और क्री के बीच में भयंकर लड़ाई होती अर्थ पे और इसकी वजह से अर्थ का सूरज नष्ट हो जाता। इसलिए कैंग पास्ट में आके कैप को रोकने की कोशिश करता है। अवेंजर्स कैंग को रोकते हैं। तब कैंग अवेंजर्स को एक फ्यूचर दिखाता है और यहाँ इस फ्यूचर में जो हुआ वो भी इपिक लेवल का था। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता उन लोगों को जिन्होंने ये देखा नहीं है। फिलहाल कैंग को हरा देते हैं अवेंजर्स और कैद कर लेते हैं। और फिर यहाँ अचानक एक और सुपर एंट्री होती है काउंसिल ऑफ कैंग्स की। वहीं इस सीरीज में अल्ट्रॉन भी था जिसने एंटमैन को अपनी लिमिट पुश करने का मौका दिया। एंटमैन पूरे शो में एक जोश के साथ दिखा है। उसका मकसद था पूरी दुनिया को सेव करना, लेकिन वरदान यहाँ शाप बन गया और एंटमैन धीरे धीरे येलो जैकेट में बदलता रहा। वही सुपर क्लासी डॉक्टर डूम भी इस शो में था। ये ज्यादा तो दिखा नहीं, लेकिन जब जब ये सामने आया तब इसने साबित किया कि इसे डॉक्टर डूम क्यों कहते हैं। आयरन मैन इसका बाल बांका नहीं कर पाया और समय से पहले इसने पता लगा लिया था कि स्क्रल वाला चक्कर क्या चल रहा है। डॉक्टर डूम हमें यहाँ वैसे ही दिखाई दिया जैसा वो कॉमिक्स में था। हीरोज लड़े आपस में कुछ भी करें मुझे मतलब नहीं है। डॉक्टर डूम अपने शासन सिद्धांत पर बिजी है। हमने अब तक 2 डॉक्टर डूम लाइव एक्शन में देखे हैं और इन दोनों में से कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। वही जब आयरन मैन फंस चुका था इस चीज को लेकर कि कौन टीम में स्क्रल है और इस अर्थ पर स्क्रल इन्वेशन को कैसे रोका जाए, तब डॉक्टर डूम सामने आता है एक चिप लेकर जिसे सिर्फ डॉक्टर डूम ने प्रोग्राम किया था स्क्रल की आइडेंटिटी जानने के लिए। वही लेटवीरिया के साथ डॉक्टर डूम का कनेक्शन भी दिखाया। साथ ही पावर्स के नाम पर लेजर और मैजिक भी था। और इसी ढंग से जितने भी विलन्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं उन सभी को वैसे ही दिखाया गया है जैसे वो कॉमिक्स में थे। कोई भी कैरेक्टर चाहे हीरो हो चाहे विलन आपको यहाँ कमजोर दिख ही नहीं सकता और सबके अपने अलग पॉइंट है। देखने में ये बात आपको गलत लगेगी, लेकिन जब आप इनके पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव को समझोगे तब आपको ये सही भी लगने लगेगा। हमें सिर्फ अर्थ मार्टिस्ट हीरो के 2 ही सीजन देखने को मिले हैं। इतनी लोकप्रियता के बाद मार्वल यूनिवर्स ने सीजन 3 और सीजन 4 भी निकाला, लेकिन कॉमिक्स की फॉर्म में। वही ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसे आगे कंटिन्यूएशन क्यों नहीं दी गई। तो जब 2009 में डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया तब मार्वल वही कंटेंट बनाना चाह रहा था जो आगे एमसीयू की टाइमलाइंस में देखने को मिलते। इसीलिए उन्होंने इस मास्टरपीस को रिप्लेस किया अवेंजर असेंबल से। ये शो पहले शो के हिसाब से ठीक ठाक ही था क्योंकि इसके कैरेक्टर ज्यादातर एमसीयू के लग रहे थे, कॉमिक्स के नहीं। सभी सुपर हीरोज को वही कलर दिया गया, कॉस्ट्यूम भी लगभग सेम ही थी और फेज 3 तक हमें जितना भी कुछ एमसीयू में देखने को मिलता वो हमें पहले ही यहाँ दे दिया गया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नाम पर। इस शो के साथ 2 शो और भी जुड़े हुए थे, अल्टीमेट स्पाइडरमैन और एजेंट ऑफ हल्क्स। यहाँ एक और है जिसको मैं भूल रहा हूँ, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। अवेंजर्स अर्थ माइटिस्ट हीरो को कैंसिल करके ये सारे एनिमेशन दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जिस ढंग से एमसीयू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है वैसे ही कुछ हमें इस एनिमेशन में भी देखने को मिले। अब जो हम डिज्नी के अंदर अवेंजर असेंबल की कहानी देख रहे थे वो बिल्कुल एमसीयू जैसा ही फील करा रही थी, लेकिन कॉमिक्स एलिमेंट इस सीरीज से मिस हो गया था। इसीलिए देखने में ऐसे बन गई थी कि कोई भी अगर इसको देखना शुरू करता है तो वो वहां से इस शो को भी एंजॉय कर सकता है। इसके अलग मैंने इस चैनल पर कई सारी चीजों का एक्सप्लेन किया है, जैसे लोकी सीजन 3 का पहला एपिसोड जो कायदे में TVA की पहली कॉमिक्स है। दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी मिलने वाला है और जिन लोगों ने देखा नहीं है पहले जाके देख लो, ऐसी होगी वीडियो। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने मजे लो। लव यू एंड बाय।